नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संग स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम इंग्लिश से रिवीजन क्लास 14 जो है दोस्तों डिस्कस करेंगे और इससे पहले की जो क्लासेस हैं उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का और साथ ही साथ आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लेटर ऑफ कंप्लेंट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ। आपको बताना है लेटर ऑफ कंप्लेंट जो है ये किस कैटेगरी में आता है आपका, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर या फिर आपका सेमी ऑफिशियल लेटर या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए। मैंने पिछले वाले में रिवीजन क्लास में आपको बताया था कि आपके जो फॉर्मल लेटर हैं और इनफॉर्मल लेटर हैं कौन कौन से इसमें आते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो शिकायती पत्र होता है लेटर ऑफ कंप्लेंट, ये दोस्तों किस में आता है आपका, फॉर्मल लेटर की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे, वाइल राइटिंग आर्टिकल्स वेयर शुड द राइटर मेंशन हिज हर नेम। तो आपको बताना है फाइल राइटिंग आर्टिकल, जब आर्टिकल लिखते हैं दोस्तों तो राइटर जो है अपने नेम को कहाँ पर मेंशन करता है। ठीक है, एट द टॉप, एट द एंड, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा, वाइल राइटिंग आर्टिकल्स वेयर शुड द राइटर मेंशन हर हिज नेम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का, तो राइटर जो है अपना नेम कहाँ पर मेंशन करता है वाइल राइटिंग आर्टिकल्स, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एट द टॉप। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एट द टॉप। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स इज रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीसेज ऑफ राइटिंग। चलिए आंसर कीजिए। एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स आपने देखा है धन्यवाद, शुक्रिया जो हम कहते हैं, तो ये दोस्तों आपको बताना है किस राइटिंग में हमें यूज करते हैं, रिपोर्ट राइटिंग, स्पीच राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग या फिर आपका नोटिस राइटिंग। चलिए एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स, ठीक है, जैसे हम धन्यवाद बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं, साथ ही साथ हम क्या बोलते हैं, शुक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया, तो इनका यूज जो है कहाँ पर हम करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3 का राइट आंसर हो जाएगा स्पीच राइटिंग में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे धन्यवाद है, इसको हम कहते हैं फॉर्मल में यूज करते हैं इसका। ठीक है, धन्यवाद का किस में, फॉर्मल में। ठीक है, और शुक्रिया का यूज करते हैं हम इनफॉर्मल में। ठीक, इनफॉर्मल, क्लियर है। यानी कि धन्यवाद जो है आपका फॉर्मल में आता है, इसको हम जैसे आपका कार्यालय या बड़ों के लिए यूज करते हैं, उसी प्रकार शुक्रिया जो है ये इनफॉर्मल में आता है, इसको हम दोस्तों और जो करीबी हैं उनकी उसमें करते हैं इसका यूज, तो दोनों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे दोस्तों। 4 है, ऑफिशियल लेटर्स डू नॉट इंक्लूड, यानी कि ऑफिशियल लेटर में इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं होता है। तो आपको बताना है मेकिंग इंक्वायरीज, मेकिंग रिक्वेस्ट या फिर अपील या फिर एप्लीकेशन फॉर अ जॉब या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑफिशियल लेटर्स डू नॉट इंक्लूड। अब क्या क्या इंक्लूड होता है यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, और आपका ऑफिशियल लेटर में देखिए यहाँ पर मेकिंग इंक्वायरीज रहती हैं ऑफिशियल लेटर में। ठीक है, ये तो ठीक है, नॉट पूछा है आपको। ठीक, और दूसरा देखिए मेकिंग रिक्वेस्ट या फिर अपील, दोस्तों ये जो है आपका फॉर्मल में नहीं होता है। ठीक है, बाकी आपका एप्लीकेशन ऑन फॉर ए जॉब, ये भी आपका किस में आ गया, ऑफिशियल में आ गया। ठीक, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड वाइल राइटिंग ए नोट। ठीक है, जब हम नोट राइटिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको बताना है किसका यूज़ करते हैं। ठीक है,
वर्ब्स, आर्टिकल्स या फिर आपका क्लॉज्ड या फिर एब्रीविएशंस। तो राइट आंसर 5 का क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड वाइल राइटिंग ए नोट। तो यूज्ड हम किसका प्रयोग करते हैं? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस एंड सिंबल का यूज़ करते हैं हम। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एब्रीविएशन एंड सिंबल का यूज़ करते हैं। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करना है। इन ए फॉर्मल लेटर डेट इज प्लेस्ड। चलिए आंसर कीजिए। फॉर्मल लेटर में डेट को कहाँ पर प्लेस्ड किया जाता है, कहाँ पर लिखा जाता है? देखिए क्या हो जाएगा राइट आंसर? above सेंडर्स एड्रेस, बिलो रिसीवर्स एड्रेस, बिटवीन सेंडर्स एंड रिसीवर्स एड्रेस, या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए 6 का क्या हो जाएगा दोस्तों? इन ए फॉर्मल लेटर डेट इज प्लेस्ड, यानी कि फॉर्मल लेटर में डेट कहाँ पर लिखी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिटवीन सेंडर्स एंड रिसीवर्स एड्रेस। ठीक है, यानी कि सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस के बीच में मेंशन करते हैं डेट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 6 का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इन ए फॉर्मल लेटर द डेट इज प्लेस्ड नियर द टॉप, यूजुअली आपका जो है वन टू लाइन्स बिलो यूर रिटर्न एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखेंगे बिटवीन। क्लियर है? चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। 7 का आंसर करेंगे द लैंग्वेज ऑफ द रिपोर्ट शुड बी। चलिए क्या हो जाएगा? कैजुअल, फॉर्मल, क्या हो जाएगा बताइए? द लैंग्वेज ऑफ द रिपोर्ट, और रिपोर्ट की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? तो 7 का राइट आंसर करिए, क्या हो जाएगा? इन रिपोर्ट राइटिंग द लैंग्वेज यूज्ड शुड बी क्लियर, फॉर्मल, या फिर आपका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इट मस्ट बी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर तीनों चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 7 का फॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। रिपोर्ट राइटिंग में क्या होता है? लैंग्वेज यूज्ड शुड बी आपका फॉर्मल, आपको ऑप्शन में मिल सकता है क्लियर। ठीक है, साथ ही साथ मिल सकता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव। क्लियर है? तीनों ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे वी वेंट टू द मार्केट बट फाउंड इट क्लोज्ड। यहाँ पर बट में क्या होगा आपको बताना है। नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, प्रेपोजिशन होगा, या फिर कंजंक्शन होगा। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर? पार्ट्स ऑफ स्पीच से ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, वी वेंट टू मार्केट बट फाउंड इट क्लोज्ड। हम बाजार गए लेकिन पता चला कि वह बंद है। तो क्या हो जाएगा? बट में क्या हो जाएगा? तो आपको जानते हैं दोस्तों राइट आंसर 8 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा कंजंक्शन। ठीक है, क्लियर है? साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर इस सेंटेंस में और भी जो है आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बट में तो आपका अंडरलाइन है, यहाँ पर हो जाएगा कंजंक्शन। और बाकी जो अदर इसमें आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेंगे, जैसे आपका वी है तो वी क्या हो जाएगा? ये प्रोनाउन सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है? और वेंट क्या हो जाएगा? वेंट वर्ब हो जाएगी। ठीक है, टू क्या हो जाएगा? टू प्रेपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, दी क्या हो जाएगा? यहाँ पर दी आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, मार्केट क्या होगा बताइए? मार्केट क्या हो जाएगा? ये नाउन हो जाएगा। ठीक है, बट आपका कंजंक्शन हो गया। फाउंड क्या होगा बताइए? फाउंड क्या हो जाएगा? फाउंड वर्ब हो जाएगी। ठीक है, इट क्या हो जाएगा बताइए? इट प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, प्रोनाउन। और क्लोज्ड क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्लोज्ड आपका क्या होगा? एडजेक्टिव। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आपको कोई भी पूछा जा सकता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको आपने ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। द बेबी क्राइड फॉर मिल्क। चलिए आंसर कीजिए। द बेबी क्राइड फॉर मिल्क, यानी कि बच्चा दूध के लिए रोता है। द बेबी क्राइड फॉर मिल्क। तो यहाँ पर क्राइड में आपको बताना है क्या रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच? नाउन, एडवर्ब, वर्ब, या फिर कंजंक्शन।
चलिए क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो 9 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्राइड क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। द बेबी क्राइड फॉर मिल्क, यानी कि बच्चा दूध के लिए रोता है, तो क्राइड में क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस का है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर अन्य भी पूछे जा सकते हैं, जैसे बेबी में पूछ लिया जाए तो बेबी आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ फॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर, फॉर हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन, ठीक है। साथ ही साथ कंजंक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपका जो मिल्क है वो क्या हो जाएगा, मिल्क क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर हमें पूछा है क्राइड, तो क्या हो जाएगा इसका, क्राइड में क्या हो जाएगा आपका, वर्ब हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, दे डेयर नॉट चैलेंज हिज ऑथोरिटी। आपको बताना है डेयर में क्या होगा, नाउन होगा, मेन वर्ब या फिर एडजेक्टिव या फिर मॉडल वर्ब। आई डेयर नॉट चैलेंज हिज ऑथोरिटी, यानी कि वे उसके अधिकार को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करते, ठीक है। तो डेयर में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो राइट आंसर 10 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डेयर क्या है दोस्तों, आपका मॉडल वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। या फिर मॉडल वर्ब कर सकते हैं या फिर आपका सेमी मॉडल वर्ब कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। साथ ही साथ आपको चैलेंज में पूछ लिया जाएगा क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो ये क्या है आपका वर्ब हो जाएगी चैलेंज, ठीक है। ऑथोरिटी का क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक है। ये आपका हिज क्या है पूछ लिया जाएगा, हिज ये आपका क्या है, पजेसिव डिटर्मिनर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्लियर है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। डेयर में क्या है यहाँ पर आपका मॉडल वर्ब है, यानी कि आप कह सकते हैं सेमी मॉडल वर्ब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, सम बॉयज कांट डू दिस। तो यहाँ पर सम में आपको बताना है, एडवर्ब होगा, प्रीपोजिशन होगा, नाउन होगा या फिर डिटर्मिनर होगा। चलिए आंसर कीजिए। सम बॉयज कांट डू दिस, यानी कि कुछ लड़के ऐसा नहीं कर सकते, कुछ लड़के। तो सम क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सम में डिटर्मिनर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सम क्या हो जाएगा, डिटर्मिनर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए बाकी यहाँ पर अन्य की बात करें तो अन्य भी आपको ध्यान में रखने, ठीक है। बॉयज़ क्या हो जाएगा आपका, बताइए, बॉयज़ में क्या होगा, नाउन हो जाएगा, ये प्लूरल है, ठीक है। और कांट की बात करें तो आपका आप जानती हैं डू क्या हो जाएगा, डू वर्ब हो जाएगी। दिस क्या होगा, दिस प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपने आंसर करना है, द चाइल्ड क्राइड बिटरली आफ्टर फॉलिंग डाउन। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा, द चाइल्ड क्राइड बिटरली आफ्टर फॉलिंग डाउन, यानी कि गिरने के बाद बच्चा फूट फूट कर रोने लगा। तो यहाँ पर बिटरली में आपको पूछा गया है क्या रहेगा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या फिर वर्ब, क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर 12 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, बिटरली में एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, एडवर्ब। तो ऑप्शन सी जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है, ठीक है। पैराडॉक्स, आयरनी, हाइपरबली या फिर ऑक्सीमोरोन। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके फिगर ऑफ स्पीच आपको बताना है। अभी तक आपने जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा, अब यहाँ पर 13 से दोस्तों आपको क्या बताना है, फिगर ऑफ स्पीच बताना है, ठीक है। द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों ये, तो राइट आंसर मैंने कई बार बता चुका हूँ आपको, ये हो जाएगा पैराडॉक्स, ठीक है। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं विरोधाभास, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बताना है आपने, ही इज़ नॉट अ बैड सिंगर। तो क्या होगा यहाँ पर, फिगर ऑफ स्पीच बताइए, हाइपरबली, आयरनी या फिर आपका लिटोटीज या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए।
ही इज़ नॉट ए बैड सिंगर, यानी कि वो बैड सिंगर नहीं है, तो कैसा सिंगर है, गुड सिंगर है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार की जो बातें हैं तो आपको मैंने बता रखा है, ठीक है। हाँ कहने के लिए ना का प्रयोग करना जहाँ पर दिखता है दोस्तों, वहाँ पर होता है लिटोटीज, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो ऑप्शन जो है सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे लिटोटीज, ठीक है। हाँ कहने के लिए ना का प्रयोग किया जाता है इसमें, ठीक है। जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे आपको बताया कि इट इज़ नॉट बैड, ठीक है, इट इज़ नॉट बैड, ठीक है, ठीक है। इट इज़ नॉट बैड यानी कि बुरा नहीं है, यानी कि अच्छा है, ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हैं ही इज़ नॉट पुअर, ठीक है, ही इज़ नॉट अ पुअर, ठीक है, वह गरीब नहीं है। तो गरीब नहीं है तो क्या है, अमीर है। तो इस प्रकार के जब आपके सेंटेंस आते हैं, इस प्रकार के वाक्यों में आपको ध्यान रखना है क्या होता है, लिटोटीज होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सिंपल में आप इसको ऐसे समझें कि हाँ कहने के लिए ना का प्रयोग इसमें किया जाता है, ठीक, ऐसे याद रखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, लिटोटीज हो जाएगा, और इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिटोटीज हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार कह सकते हैं कि ही इज नो फूल, ही इज नो फूल, तो फूल नहीं है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसमें सेंटेंस रहते हैं, तो आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों, ठीक है। क्लियर है, लिटोटीज आप समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पर कोई भी आपको अगर यहाँ से पूछा जाता है लिटोटीज से, तो आप ध्यान रखेंगे हाँ कहने के लिए इसमें ना का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे दोस्तों, लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट। चलिए आंसर कीजिए क्या होगा इसमें, सिमिली, मेटाफर, पैराडॉक्स या फिर पर्सोनिफिकेशन। चलिए आंसर कीजिए 15 का क्या हो जाएगा। तो 15 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट क्या हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा, ठीक है। मेटाफर में मैंने आपको बताया है इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर जैसे आपको कह दिया, एग्जाम्पल के रूप में कैसे समझेंगे, जैसे आपको कह दिया इसमें क्या है, हार्ट ऑफ स्टोन, हार्ट ऑफ स्टोन, तो इसमें क्या हो जाएगा, हार्ट ऑफ स्टोन में, तो इसमें भी मेटाफर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जैसे आप ऐसे कह सकते हैं, द क्लासरूम वॉज अ जू, ठीक है, द क्लासरूम, ठीक है, द क्लासरूम वॉज अ जू, तो इसमें भी क्या हो जाएगा आपका, इसमें भी मेटाफर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मेटाफर में जो है डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपने आंसर करना है, हु सेड एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर, आई विश टू बी कंसिडर्ड एज अ टीचर और एज नथिंग। चलिए किसने कहा है आपको बताना है, ये मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ इसको। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा, हु सेड एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर, आई विश टू बी कंसिडर्ड एज अ टीचर और एज नथिंग, यानी कि हर महान कवि एक शिक्षक होता है, मैं या तो एक शिक्षक के रूप में जाना जाना चाहता हूँ या फिर कुछ भी नहीं। तो किसने कहा है, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर, आई विश टू बी कंसिडर्ड एज अ टीचर और एज नथिंग, यानी कि हर महान कवि एक शिक्षक होता है, मैं या तो एक शिक्षक के रूप में माना जाना चाहता हूँ या फिर कुछ भी नहीं। क्लियर है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करेंगे दोस्तों, व्हाट डिड रॉबर्ट ब्राउनिंग कॉल विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए आंसर कीजिए, ये तो मैंने आपको बता रखा है, क्या हो जाएगा बताइए, व्हाट डिड रॉबर्ट ब्राउनिंग कॉल वर्ड्सवर्थ। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ को क्या कहा है, अ लॉस्ट लीडर, ठीक है, क्या कहा है, अ लॉस्ट लीडर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला
क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करेंगे। 18 है दोस्तों, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ अ मॉरल यूनक। चलिए, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ को किसने कहा है अ मॉरल यूनक, बताइए। अ मॉरल यूनक का मतलब होता है एक नैतिक नपुंसक, ठीक है। तो किसने कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ को? ऑप्शन देखिए, बायरन, पीवी शैली, कीट्स या फिर कोल्ड्रिज। क्या हो जाएगा 18 का राइट आंसर, बताइए। हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ अ मॉरल यूनक, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ को मॉरल यूनक किसने कहा है, नैतिक नपुंसक किसने कहा है? तो ये कहा है दोस्तों पीवी शैली ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। पीवी शैली आपने पढ़ा है, इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स आपने पढ़े हैं। ठीक है, जैसे आपका टू ए स्काईलार्क इनका वर्क है। ठीक है, टू ए स्काईलार्क, ठीक है, स्काईलार्क। टू ए स्काईलार्क कब आया था इनका? 1820 में आया था, पीवी शैली का वर्क है। ठीक है, और इनके वर्क से पूछा जाता है। ठीक है, एडोनिस आप जानते हैं, इनका इम्पोर्टेंट वर्क है एडोनिस। एडोनिस कब आया था इनका दोस्तों? ये आया था 1821 में, आप सभी ने पढ़ा है। ठीक है, एक इनका पूछा जाता है क्वीन मैब। ठीक है, क्वीन मैब, क्वीन मैब कब आया था इनका? 1813 में, 1813 में आया था क्वीन मैब। ठीक है, एक इनका वर्क है द सेंसी। ठीक है, नोट कर लेंगे इनको। ठीक है, पीवी शैली का एक वर्क है आपका द सेंसी, CENCI। द सेंसी जो है ये भी किसका? पीवी शैली का वर्क है। कब आया था? 1819 में आया था, 1819 में आया था। ठीक है, और भी वर्क्स हैं पीवी शैली के, जैसे आपका ओ टू द वेस्ट विंड है। ठीक है, ये तो आपका इम्पोर्टेंट है, आपने पढ़ा है कई बार, ओ टू द वेस्ट विंड कब आया था बताइए? ओ टू द वेस्ट विंड कब आया था इनका पीवी शैली का? 1819 में आया था ये भी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सारे वर्क्स आपको पीवी शैली के याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे। 19 है दोस्तों, हु डिस्क्राइब्ड वर्ड्सवर्थ एज वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? टेनिसन, मैथ्यू अर्नल्ड, इमर्सन या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए 19 का। हु डिस्क्राइब्स वर्ड्सवर्थ एज वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री। किसने कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ को चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री? तो ये मैंने आपको बता रखा है कई बार। तो राइट आंसर हो जाएगा मैथ्यू अर्नल्ड। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 19 का। ध्यान रखेंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ को चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री किसने कहा है? तो ये कहा है मैथ्यू अर्नल्ड ने। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करेंगे। 20 है दोस्तों, हु कॉल्ड द इमॉर्टलिटी ओड द हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री। ठीक है, आपको बताना है किसने कहा है द इमॉर्टलिटी ओड। ठीक है, किसका है ये? आप सभी ने पढ़ा है। ठीक है, किसका है ये? विलियम वर्ड्सवर्थ का है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये पूरा टाइटल है इसका। इसको किसने कहा है हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री? चलिए आंसर कीजिए। ऑप्शन देखिए, एस.टी. कॉल्डिश, इमर्सन, रॉबर्ट ब्राउनिंग या फिर जॉन कीट्स। चलिए 20 का आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? विलियम वर्ड्सवर्थ के द इमॉर्टलिटी ओड को किसने जो है हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री कहा है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इमर्सन। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका टाइटल पूरा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, कब पब्लिश हुआ था दोस्तों? ये 1807 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, क्लियर है, ये भी ध्यान में आपने रखना है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करना है दोस्तों। 21 है आपका
अ डिजीज विच स्प्रेड बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट। चलिए, एक ऐसी बीमारी जो फैलती है दोस्तों फिजिकल कॉन्टैक्ट से। चलिए, क्या कहते हैं उसको, आंसर कीजिए, क्या कहेंगे, फैटल कहेंगे या फिर आपका जो है इन्फेक्शियस कहेंगे या फिर आपका क्या कहेंगे, कंटेजियस कहेंगे या फिर आपका नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए। ये भी मैंने आपको बता रखा है, एक ऐसी बीमारी जो फिजिकल संपर्क से फैलती है उसको हम कहते हैं कंटेजियस। ठीक है, कंटेजियस बोलते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फैटल किसको बोलते हैं, फैटल बोलते हैं दोस्तों घातक। ठीक है, फैटल मीन्स क्या होता है, घातक होता है। इनफेक्टियस मीन्स होता है आपका संक्रामक। क्या होता है, संक्रामक। ठीक है, संक्रामक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक ऐसी बीमारी जो फिजिकल संपर्क से फैलती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कंटेंजियस। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए 22 का आंसर करेंगे। 22 है दोस्तों, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। एक ऐसा स्थान जहाँ पर डेड बॉडीज को रखा जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसको क्या बोलते हैं, मॉर्चरी बोलते हैं, सीमेट्री बोलते हैं या फिर आपका क्रिमिटोरियम बोलते हैं या फिर आपका मॉर्ग बोलते हैं। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर हो जाएगा मॉर्ग। ठीक है, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में आपको मॉर्ग ना दिखे तो आप आंसर करेंगे किसको, मॉर्चरी को। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर दोनों ऑप्शन में है तो आप आंसर करेंगे मॉर्ग। ठीक है, क्लियर है, मॉर्ग यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, मुर्दा घर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। मॉर्चरी का मतलब क्या होता है, मॉर्चरी होता है शवगृह। ठीक है, शवगृह। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जब ऑप्शन में आपको मॉर्ग आपके ऑप्शन में ना हो तो आंसर आप मॉर्चरी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री आपका क्या होता है, कब्रिस्तान होता है। ठीक है, कब्रिस्तान। और यहाँ पर आपका जो क्रिमिटोरियम है, क्रिमिटोरियम का मतलब क्या होता है, शमशान। ठीक है, क्लियर है, तो इसको आपने ध्यान में रखना। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, तो आंसर हो जाएगा मॉर्ग। ठीक है, मॉर्ग ऑप्शन में ना हो तो आप कर सकते हैं मॉर्चरी। क्लियर है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। 23 में आपने बताना है दोस्तों, आंसर करना है, अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। तो लवर ऑफ बुक्स क्या कहते हैं बताइए, बिबिलियोफाइल बोलते हैं, पेडेंट बोलते हैं या फिर होमोफाइल बोलते हैं या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा, बिबिलियोफाइल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लवर ऑफ बुक्स कहा जाता है बिबिलियोफाइल, तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका, ध्यान रखेंगे। और पेडेंट का मतलब होता है, पेडेंट मीन्स होता है दोस्तों रूढ़िवादी। क्या होता है, रूढ़िवादी होता है पेडेंट। ठीक है, और आपका हीमोफाइल का क्या होता है, हीमोफाइल मीन्स क्या होता है, यात्रा प्रेमी को कहते हैं, जो यात्रा प्रेमी होता है। ठीक है, यात्रा प्रेमी जिसको हम क्या बोलते हैं, हेमोफाइल बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे तीनों। ठीक है, लवर ऑफ बुक्स, बिबिलियोफाइल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 24 आंसर करेंगे दोस्तों, वन हु इज ऑल पावरफुल। वन हु इज ऑल पावरफुल क्या बोलेंगे इसको, ओमनी प्रेजेंट बोलेंगे, ओमनीसेंट बोलेंगे या फिर ओमनीपोटेंट बोलेंगे। इन तीनों को आपने ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखिए वन हु इज ऑल पावरफुल, तो क्या बोलेंगे इसको, पावरफुल। ठीक है, सर्वशक्तिमान। ठीक है, ऑल पावरफुल, तो ये हो जाएगा आपका ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट आपने पावरफुल से याद रखना है। ठीक है,
उसके बाद पूछा जाता है यहाँ पर, जैसे आपका ओमनी प्रेजेंट और ओमनीसेंट है, इनको भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो आंसर तो आपका सी हो जाएगा, ओमनीपोटेंट, वन हु इज ऑल पावरफुल, तो आंसर हो जाएगा ओमनीपोटेंट, ठीक है। साथ ही साथ ओमनी प्रेजेंट की बात करें तो ओमनी प्रेजेंट जो है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सर्वव्यापी, क्या बोलते हैं, सर्वव्यापी, ठीक है। सर्वव्यापी मीन्स यानी कि प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्वव्यापी, ठीक है। ओमनीसेंट क्या होता है, ओमनीसेंट होता है सर्वज्ञ बोलते हैं जिसको हम हिंदी में, ठीक है, सर्वज्ञ यानी कि आपका नोइंग एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है, ठीक है, सर्वज्ञ बोलते हैं ना हिंदी में, तो इंग्लिश में बोलते हैं उसको ओमनीसेंट। ये तीनों दोस्तों आपने ध्यान में रखने हैं, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसेंट और ओमनीपोटेंट, ठीक है। तीनों को ध्यान रखना है, यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। ओमनीपोटेंट ऑल पावरफुल, ठीक है, और ओमनी प्रेजेंट सर्वव्यापी यानी कि प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, एंड ओमनीसेंट मीन्स होता है सर्वज्ञ यानी कि नोइंग एवरीथिंग। क्लियर है, तीनों को ध्यान रखना है। अगला 25 से आपको सिनोनिम बताने हैं, ठीक है। 25 में देखिए, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ बेलिजेंट। बेलिजेंट का जो है आपको क्या बताना है, पर्यायवाची बताना है। क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन देखिए, पीसफुल, हॉस्टाइल, क्या होगा बताइए, केयरफुल, बताइए क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर, सारे बता रखें। बेलिजेंट मीन्स होता है दोस्तों युद्धरत, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं, क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा हॉस्टाइल, ठीक है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 25 का, हॉस्टाइल यानी कि शत्रुतापूर्ण, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि समवन इंगेज्ड इन फाइटिंग, उसको बोलते हैं बेलिजेंट, ठीक है। चलिए अगला 26 का आंसर करिए। 26 में भी आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है दोस्तों, किसका, डेविएट का। चलिए पर्यायवाची बताना है डेविएट का, क्या होगा पर्यायवाची बताइए। डेविएट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रैम्प भी बोलते हैं इसको, TRAMP, ट्रैम्प। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है डेविएट मीन्स विचलित या भटकना, जिसको हम कहते हैं, ठीक है, विचलित, ठीक है, विचलित या फिर भटकना कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा डेविएट का यहाँ पर 26 में, तो स्ट्रे होगा इसका। स्ट्रे मीन्स भी क्या होता है आपका, भटकना या विचलित होना, ठीक है। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। फॉलो का आप जानते हैं, फॉलो मीन्स होता है अनुसरण करना, और लोकेट मीन्स क्या होता है दोस्तों, लोकेट मीन्स होता है पता लगाना, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करना है, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ हिंड्रेंस। चलिए हिंड्रेंस का आपको क्या बताना है, पर्यायवाची बताना है। क्या हो जाएगा बताइए, असिस्टेंस होगा, ऑब्स्टेकल होगा, अप्रूवल होगा या फिर फ्रीडम होगा। चलिए आंसर कीजिए। हिंड्रेंस, मैंने बताया था इसके बारे में आपको अच्छे से, इस वर्ड के बारे में। हिंड्रेंस मीन्स होता है दोस्तों अवरोध कह सकते हैं या बाधा, ठीक है, रुकावट, बाधा, रुकावट, अवरोध, ठीक है, हिंड्रेंस। तो क्या हो जाएगा इसका बताइए। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑब्स्टिकल, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑब्स्टिकल मीन्स भी क्या होता है, बाधा होता है, अवरोध, ठीक है। इंटरप्ट कह सकते हैं इसको, और क्या कह सकते हैं, इंटरप्ट, INTERRUPT, इंटरप्ट। इंटरप्ट मीन्स भी क्या होता है, बाधा या अवरोध, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। असिस्टेंस मीन्स असिस्ट से बना है, तो ये होता है असिस्टेंस मीन्स आपका सहायक, ठीक है। अप्रूवल की बात करें, अप्रूवल होता है अनुमोदन, और फ्रीडम का आप जानती हैं स्वतंत्रता, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। हिंड्रेंस मीन्स होता है बाधा या अवरोध, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 में आपको बताना है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ इंट्रिसीड, ठीक है। इंट्रिसीड का मतलब बताना है, ठीक है, इसका पर्यायवाची बताना है। कॉम्प्लेक्स होगा, सिंपल होगा, कलरफुल होगा या फिर आपका डिफिकल्ट होगा। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इंट्रिकेट का क्या होगा बताइए,
इंट्रिकेट मीन्स होता है जटिल, कठिन, जटिल कह सकते हैं, या जटिल के साथ साथ आप इसको पेचीदा भी कह सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स या आपका, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स या जिसको हम डिफ़िकल्ट कहते हैं, जटिल। तो इसका बताना है आपको, विलोम बताना है, ठीक है, आपको सिनोनिम नहीं बताना है। चलिए आंसर कीजिए। इंट्रिकेट मीन्स होता है 28 का राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। जटिल का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स का क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, ठीक है। डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स जो है इंट्रिकेट के क्या हैं, ये सिनोनिम्स हैं इसके, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है। कलरफुल की बात करें तो कलरफुल मीन्स होता है आपका रंगीन, तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर करेंगे दोस्तों। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ जुबिलेंट। जुबिलेंट का जो है आपको क्या बताना है, विलोम बताना है, ठीक है। सॉरोफुल होगा, हैप्पी होगा, लोकेट होगा, या फिर आपका नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए। जुबिलेंट का मतलब क्या होता है, जुबिलेंट मतलब होता है खुश या आनंद करने वाला, ठीक है, खुश या आनंद करने वाला कह सकते हैं जुबिलेंट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा बताना है आपने, विलोम बताना है, तो 29 का हो जाएगा सॉरोफुल, ठीक है। सॉरो मीन्स दुख, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है। सॉरोफुल कह सकते हैं, या फिर आपको इसको क्या कह सकते हैं, डिप्रेस्ड कह सकते हैं। सॉरोफुल के अलावा और क्या कह सकते हैं, डिप्रेस्ड, PRESSED, डिप्रेस्ड, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में आपने आंसर करना है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ लेमेंट। चलिए आंसर कीजिए। कई बार आपने पढ़ा है, लेमेंट मीन्स क्या होता है, विलाप करना, ठीक है, विलाप, विलाप क्या होगा इसका बताइए। मौन होगा, रिजॉइस होगा, कंप्लेन होगा, क्राई होगा, बताइए। लेमेंटेशन आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो लेमेंट विलाप का क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा रिजॉइस, ठीक है, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। रिजॉइस मीन्स होता है आनंद, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मौन की बात करें तो मौन मीन्स शोक होता है, ठीक है। कंप्लेन आप जानते हैं शिकायत, और क्राई मीन्स चिल्लाना या रोना, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, अ हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड। चलिए आंसर कीजिए, ऐसी लिखावट जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। अ हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, क्या बोलेंगे इसको, लेजिबल बोलेंगे, या फिर अलीजिबल बोलेंगे, या फिर आपका इलिजिबल बोलेंगे, या इनविजिबल बोलेंगे। आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। अ हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, ऐसी लिखावट जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, इलिजिबल बोलते हैं। आप कौन सा एलिजिबल बोलेंगे, आपका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इलिजिबल, इलिजिबल का मतलब होता है अपाठ्य या अस्पष्ट कहते हैं जिसको हम, या इसको आप कह सकते हैं अनरीडेबल, क्या कह सकते हैं, अनरीडेबल, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसी लिखावट जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है उसको बोलते हैं इलिजिबल, ठीक है, अपाठ्य, अस्पष्ट, अनरीडेबल, ठीक है, क्लियर हो गया। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, ध्यान रखेंगे। लेजिबल का मतलब क्या होता है, लेजिबल, लेजिबल का मतलब तो होता है पढ़ने योग्य, या कह सकते हैं दैट इज क्लियर टू बी रीड इजिली, जिसको हम आसानी से पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं लेजिबल, ठीक है। और इलिजिबल का मतलब क्या होता है, इलिजिबल, इलिजिबल का मतलब होता है योग्य, क्या होता है, योग्य होता है, जिसको बोलते हैं हम इलिजिबल, ठीक है। और इनविजिबल आप जानते हैं, इनविजिबल क्या होता है, दैट कैन नॉट बी सीन, अदृश्य जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, चारों ध्यान में रखें, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, अ पर्सन हु कैचेस फिश विथ अ रूड, ठीक है, अ पर्सन हु कैचेस फिश विथ ए रूड।
यानी कि रॉड से जो मछली पकड़ता है उसको क्या बोलते हैं? एडोनिस बोलते हैं, एथिस्ट बोलते हैं, एंगलर बोलते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा बताइए? अ पर्सन हु कैचेज फिश विथ अ रॉड, यानी कि जो व्यक्ति आपने देखा होगा रॉड से मछली पकड़ते हैं उनको क्या बोलेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, उनको बोलते हैं दोस्तों एंगलर, एंगल, ठीक है, एंगलर। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अ पर्सन हु कैचेज फिश विथ ए रॉड इज कॉल्ड एंगलर, ठीक है। बाकी यहाँ पर एडोनिस की बात करें तो आपका जो एडोनिस है इसका मतलब होता है, एडोनिस का अट्रैक्टिव कह सकते हैं या फिर हैंडसम कह सकते हैं, ठीक है, हैंडसम, ठीक। बाकी जो आपका दूसरा है एथिस्ट, एथिस्ट आप जानते हैं किसको बोलते हैं बताइए? एथिस्ट बोलते हैं नास्तिक, हिंदी में क्या बोलते हैं? नास्तिक। कौन होता है नास्तिक? वह व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसको बोलते हैं एथिस्ट, ठीक है। चलिए सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे नो लॉन्गर इन यूज। क्या बोलेंगे? ऑब्सक्योर, ओरिएंटल, ओरिजिनल, या फिर ऑब्सोलेट। चलिए आंसर कीजिए। नो लॉन्गर इन यूज, जो अब प्रयोग या प्रचलन में ना हो, ठीक है, उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको बताइए? जो प्रचलन में ना हो, क्या बोलेंगे उसको? जो प्रचलन में ना हो उसको क्या बोलेंगे? अप्रचलित बोलेंगे, ठीक है, हिंदी में। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3 का क्या हो जाएगा? ऑब्सोलेट, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे नो लॉन्गर इन यूज, यानी कि जो अब प्रयोग या उपयोग या प्रचलन में ना हो उसको हम बोलते हैं ऑब्सोलेट, अप्रचलित, आउटडेटेड कह सकते हैं, ठीक है, आउटडेटेड, ठीक है, आउटडेटेड कह सकते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट, ठीक है, अस्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ओरिएंटल का मतलब क्या होगा? रेफर्स टू ईस्टर्न, ठीक है। ओरिजिनल का आप जानते हैं, ओरिजिनल मीन्स क्या होता है? असली, वास्तविक, जिसको हम बोलते हैं। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे नो लॉन्गर इन यूज, यानी कि जो अब प्रयोग या प्रचलन में ना हो उसको हम बोलते हैं ऑब्सोलेट, ठीक है, अप्रचलित हिंदी में, ठीक। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इसका आंसर करेंगे 4 है दोस्तों, अ क्रूएल एंड ऑप्रेसिव रूलर। क्या बोलेंगे? ट्रेटर, अरिस्टोक्रेट, टायरेंट, या फिर डेमोक्रेट। आंसर कीजिए। अ क्रूएल एंड ऑप्रेसिव रूलर, अत्याचारी हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, अत्याचारी, या फिर आपका तानाशाह, ठीक है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 4 का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टायरेंट, ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। टायरेंट कह सकते हैं, ठीक है, और क्या कह सकते हैं? डिक्टेटर भी कह सकते हैं, ठीक है। आपको ऑप्शन में मिल सकता है आपको डिक्टेटर। डिक्टेटर मीन्स क्या होता है? डिक्टेटर मीन्स क्या होता है आपका? तानाशाह, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे टायरेंट मीन्स भी वही होता है, अत्याचारी, तानाशाह, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ट्रेटर मीन्स क्या होता है दोस्तों? ट्रेटर, ट्रेटर मीन्स होता है गद्दार। क्या होता है? गद्दार होता है ट्रेटर मीन्स। अरिस्टोक्रेट की बात करें, अरिस्टोक्रेट मीन्स होता है नोबल, यानी कि जिसको हम रईस कहते हैं, रईस, ठीक है। और डेमोक्रेट का आप जानती हैं, डेमोक्रेट मीन्स होता है प्रजातंत्रवादी, जिसको आप कह सकते हैं रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिकन, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। और क्रूएल एंड ऑप्रेसिव रूलर, जिसको हम अत्याचारी, तानाशाह, जिसको हम डिक्टेटर कह सकते हैं या फिर टायरेंट कह सकते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। आपको बताना है सिनोनियम, ठीक है, पर्यायवाची बताना है किसका? कॉर्डियल का। चलिए आंसर कीजिए। कॉर्डियल का आपको पर्यायवाची बताना है, क्या होगा? फ्रेंडली होगा, कोल्ड होगा, रूड होगा, या फिर एलूफ होगा। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? कॉर्डियल, कॉर्डियल मीन्स क्या होता है दोस्तों? खुशनुमा या मैत्रीपूर्ण कह सकते हैं, मैत्रीपूर्ण, ठीक है, मैत्रीपूर्ण। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 का? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंडली,
क्लियर है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोल्ड का आप जानते हैं, कोल्ड मीन्स आपका क्या हो जाएगा, ठंडा। और रूट का मतलब असभ्य होता है। ठीक है, अलूफ का मतलब क्या होता है, ये पूछा जाता है कई बार। अलूफ, अलूफ, अलूफ का मतलब होता है सेपरेट। ठीक है, या कह सकते हैं अलग, पृथक कह सकते हैं, अलग या पृथक कह सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर, तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। कॉर्डियल का क्या हो जाएगा, पर्यायवाची फ्रेंडली हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करना है। 6 में आपको आंसर करना है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रिंच। ठीक है, रिंच आपने देखा होगा, रिंच। ठीक है, तो रिंच का आपको क्या बताना है, यहाँ पर पर्यायवाची बताना है। क्या होगा, रिजेक्ट होगा, सप्लाई होगा, ठीक है, डीटर होगा, या फिर रेस्ट होगा। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा, रिंच, जिसको हम स्पैनर भी बोलते हैं। ठीक है, बोल्ट पाइप को देखा होगा आपने, कसने खोदने के लिए प्रयोग किया जाता है रिंच का। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है पर्यायवाची, तो इसका हो जाएगा रेस्ट। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रेस्ट, रेस्ट कह सकते हैं, रेस्ट के साथ साथ इसको आप ग्रैब भी कह सकते हैं, GRAB, ग्रैब। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो डी आंसर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको फिर जो है क्या बताना है, सिनोनिम बताना है, पर्यायवाची बताना है। किसका, किसका पर्यायवाची बताना है, डिस्पाइस का। ठीक है, डिस्पाइस का क्या होगा बताइए, एडमायर होगा, एडोब होगा, अप्रूव होगा, या फिर एवहॉर होगा, या एबूर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए 7 में। डिस्पाइज मीन्स होता है दोस्तों घृणा करना, हेट कह सकते हैं। ठीक है, हेट, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। तो एडमायर तो होगा नहीं, प्रशंसा करना, एडमायर मीन्स। ठीक है, रिजेक्ट, सॉरी, क्या होगा बताइए, अप्रूव होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका 7 का राइट आंसर हो जाएगा अबूर। अबूर मीन्स भी क्या होता है, घृणा करना होता है। ठीक है, घृणा, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको एडमायर की बात करें, प्रशंसा करना। ठीक है, एडोब मीन्स क्या होता है बताइए, एडोब मीन्स होता है वर्शिप कहते हैं जिसको। ठीक है, पूजा, पूजा करना। ठीक है, अप्रूव का आप जानते हैं, अप्रूव मीन्स होता है मंजूरी देना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अबूर। अबूर मीन्स भी घृणा करना होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है, पर्यायवाची बताना है। किसका, गॉडी का। चलिए GAUDY, गॉडी, तो क्या होगा इसका पर्यायवाची बताइए, गॉडी का। गॉडी मीन्स होता है दोस्तों चमकदार कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो 8 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फ्लैसी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, फ्लैसी कह सकते हैं या फिर ल्यूमिनस कह सकते हैं। ठीक है, ल्यूमिनस। ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9। 9 में आपको बताना है दोस्तों, एंटोनिम बताना है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ टेंडर। तो टेंडर का जो है क्या बताना है आपको, एंटोनिम बताना है, विलोम बताना है। क्या हो जाएगा बताइए, सॉफ्ट होगा, वार्म होगा, जेंटल होगा, या फिर रफ होगा। चलिए आंसर कीजिए। टेंडर मतलब क्या होता है दोस्तों, टेंडर का मतलब होता है नाजुक। क्या होता है, नाजुक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका बताइए, सॉफ्ट होगा, वार्म होगा, जेंटल होगा, रफ होगा, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 9 का क्या हो जाएगा, रफ हो जाएगा। ठीक है, नाजुक का रफ हो जाएगा। रफ मीन्स आपका कठोर, हार्श जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, कठोर, या हम इसको कह सकते हैं हार्श, HARSH, हार्श कह सकते हैं, स्टिफ कह सकते हैं, STIFF, स्टिफ। ठीक है, क्लियर है, तो ध्यान रखेंगे, टेंडर का यहाँ पर विलोम क्या हो जाएगा, रफ हो जाएगा। ठीक है, टेंडर मीन्स नाजुक और रफ मीन्स कठोर। ठीक है, बाकी सॉफ्ट का आप जानते हैं कोमल, वार्म का आप जानते हैं गर्म। ठीक है, और जेंटल का मतलब ही क्या होता है, कोमल। ठीक है,
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर करना है। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ पार्डन? चलिए आंसर कीजिए। पार्डन का विलोम क्या होगा? मर्सी होगा, पनिश होगा, ग्रेस होगा या फिर काइंडनेस होगा? पार्डन आप जानती हैं, पार्डन मीन्स क्या होता है? फॉरगिवनेस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्षमा, क्षमा करना, पार्डन, ठीक है। और क्या कह सकते हैं इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? फॉरगिव, फॉरगिवनेस, ठीक है, फॉरगिवनेस यानी कि क्षमा। तो इसका क्या हो जाएगा? उल्टा बताना है। क्षमा का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बताइए। क्षमा करने का सजा देना हो जाएगा, यानी कि पनिश हो जाएगा इसका, ठीक। तो ऑप्शन बी जो है 10 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मर्सी मीन्स क्या होता है? मर्सी मीन्स होता है दया। ग्रेस मीन्स क्या होता है? ग्रेस मीन्स भी दया होता है। काइंडनेस मीन्स क्या होगा? दयालु। क्लियर है? तो राइट आंसर पनिश हो जाएगा। पार्डन का एंटोनिम क्या हो जाएगा? आपका पनिश हो जाएगा, ठीक है। क्षमा करना, पनिश मीन्स सजा देना, ठीक। अगला देखिए 11 नंबर में आपने आंसर करना है। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एग्नी? तो एग्नी का जो है आपको क्या बताना है? विलोम बताना है। क्या होगा? एंजाइटी होगा, डिस्ट्रेस होगा, कंफर्ट होगा या फिर आपका मिजरी होगा? चलिए आंसर कीजिए। एग्नी, अग्नि मीन्स क्या होता है दोस्तों? पेन, ठीक है, पेन कह सकते हैं, ग्रीफ कह सकते हैं, GRIEF, ग्रीफ, पीड़ा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका विलोम? क्या हो जाएगा बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एग्नि का यहाँ पर विलोम पूछा है तो इसका क्या हो जाएगा? पीड़ा का क्या हो जाएगा? आपका कंफर्ट हो जाएगा, ठीक है। कंफर्ट मीन्स आपका आराम, रेस्ट, ठीक है। रिलीफ कह सकते हैं, कंफर्ट, या इसको कह सकते हैं रिलीफ। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे, एग्नी मीन्स होता है पीड़ा, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? आराम हो जाएगा, ठीक है, कंफर्ट, रिलीफ हो जाएगा, ठीक है। एंजाइटी आप जानते हैं, एंजाइटी मीन्स क्या होता है? चिंता, एंजाइटी, चिंता। और आपका डिस्ट्रेस मीन्स क्या होता है? डिस्ट्रेस, तनाव, ठीक है। और मिजरी मीन्स क्या होता है? मिजरी मीन्स होता है कष्ट। क्या होता है? कष्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। चलिए 12 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ फाइनाइट? चलिए आंसर कीजिए। फाइनाइट का आपको क्या बताना है? विलोम बताना है। क्या होगा? लिमिटेड होगा, बाउंड होगा, एंडलेस होगा या फिर नन ऑफ दीज? फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब क्या होता है? लिमिटेड कह सकते हैं इसको। फाइनाइट मीन्स लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड। तो क्या होगा लिमिटेड का? अब बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 12 का विलोम बताना है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा एंडलेस, ठीक है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फाइनाइट का विलोम क्या हो जाएगा? फाइनाइट का विलोम हो जाएगा एंडलेस, ठीक है। अनंत जिसको बोलते हैं हम, अंतहीन, ठीक है, अनंत, ठीक है। इंग्लिश में इसको कह सकते हैं आप एवर लास्टिंग भी कह सकते हैं, एंडलेस या एवर लास्टिंग, EVERLASTING, एवर लास्टिंग, ठीक है। ध्यान रखेंगे। तो फाइनाइट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंडलेस हो जाएगा, ठीक है, या एवर लास्टिंग कह सकते हैं। चलिए अगला देखिए। बाकी यहाँ पर बाउंड का आप जानती हैं, ठीक है। बाउंड मीन्स क्या होता है? बाउंड मीन्स होता है सीमा, ठीक है। और लिमिटेड का मतलब सीमित। चलिए 13 नंबर में आपको जो है करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर चूज द करेक्ट स्पेलिंग, किसकी करेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको? बताइए। एब्रीविएट की। चलिए एब्रीविएट का आपको जो है क्या बताना है? करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। बताइए क्या हो जाएगा एब्रीविएट, जिसका मतलब होता है संक्षिप्त। मैंने बताया था क्या आता है एब्रीविएट की स्पेलिंग क्या होती है? डबल बी आता है एब्रीविएट में, ABB, ठीक है। एब्री, RE, एब्री, VIATE, एब्रीविएट, ठीक है। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर?
राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, एब्रीविएट मीन्स क्या होता है? संक्षिप्त। ठीक है, संक्षिप्त होता है एब्रीविएट मीन्स। ठीक है, हाँ, कंप्रेस कह सकते हैं, कंप्रेस। ठीक है, चलिए अगला देखिए 14 नंबर। 14 नंबर में आपको दोस्तों करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। किसकी करेक्ट स्पेलिंग बतानी है? एक्सिलरेट की। चलिए आंसर कीजिए। एक्सिलरेट जिसको गति बढ़ाना या स्पीड अप कह सकते हैं। तो एक्सिलरेट की स्पेलिंग बतानी है। एक्सिलरेट क्या हो जाएगी करेक्ट स्पेलिंग? ACC एक्सीलरेट, LERATE, एक्सिलरेट। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर 14 का? ए वाला हो जाएगा। ठीक है, एक्सिलरेट इसका मतलब क्या होता है? गति बढ़ाना, या कह सकते हैं स्पीड अप। स्पीड अप। ठीक है, आपने देखा होगा जब आप गाड़ी आड़ी चलाते हैं, ठीक है, एक्सिलरेटर होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे एक्सिलरेट मीन्स स्पीड अप, गति बढ़ाना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15। 15 में आपको बताना है दोस्तों, ईडियम है। ठीक है, पे थ्रू नोज मीन्स। चलिए आंसर कीजिए। पे थ्रू नोज ये दोस्तों क्या है? एक ईडियम है। आपको बताना है इसका मतलब क्या होता है। हेल्पफुल पर्सन, पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, या फिर टू डू इट कम्प्लीटली, या फिर आपका नन ऑफ दीज। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। पे थ्रू नोज का मतलब होता है बहुत अधिक कीमत चुकाना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पे थ्रू नोज का मतलब क्या होता है? बहुत अधिक कीमत चुकाना। पे मच मोर देन अ फेयर प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है 15 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस। ठीक है, अगला देखिए 16 नंबर। 16 नंबर में आपको करना है दोस्तों आंसर। टोकन स्ट्राइक मीन्स। चलिए ये भी आपका इडियम है। टोकन स्ट्राइक इसका मतलब क्या होता है? एंग्री फीलिंग, शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज वार्निंग, ऑन द ब्रिंक ऑफ, या फिर आपका नन ऑफ दीज। टोकन स्ट्राइक के बारे में बताया था, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सांकेतिक हड़ताल, नहीं बोलते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा सांकेतिक हड़ताल। क्या हो जाएगा बताइए इसका? सांकेतिक हड़ताल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ये होता है दोस्तों एक शॉर्ट स्ट्राइक होती है, हेल्ड एज वार्निंग। ठीक है, वार्निंग के लिए एक शॉर्ट जो है, एक छोटी स्ट्राइक को बोलते हैं टोकन स्ट्राइक। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिए 17 नंबर। 17 नंबर में आपने आंसर करना है। रस्किन बॉन्ड वॉज अवॉर्डेड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन। आपको बताना है रस्किन बॉन्ड को जो है कब मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। चलिए आंसर कीजिए। 2015, 17, 2005, 2020, 2024। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2024 में दिया गया था इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, रस्किन बॉन्ड। ठीक है, इनके सारे वर्क्स आपको बताए हैं मैंने। द रूम ऑन द रूफ, एंग्री रिवर, ठीक है, द ब्लू अम्ब्रेला, ठीक है, फ्लाइट ऑफ पिजन, ठीक है, द रूट टू द बाजार, ठीक है, और कौन कौन से इनके, द नाइट ट्रेन एट देवली, ठीक है, और कौन कौन से वर्क्स हैं इनके बताइए। डेली इज़ नॉट फार। ठीक, तो ये अवार्ड से भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। रस्किन बॉन्ड को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था 2024 में। अगर आपको पूछ लिया जाए रस्किन बॉन्ड को जो है पद्मश्री कब मिला था, चलिए बताइए पद्मश्री कब मिला था इनको। ठीक है, इनको पद्मश्री मिला था दोस्तों 1999 में। ठीक है, 1999 मिला था को रस्किन बॉन्ड को पद्मश्री मिला था। ठीक है, पद्म भूषण कब मिला था इनको? शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, पद्म भूषण कब मिला था? ये मिला था इनको 2014 में। ठीक है, रस्किन बॉन्ड से दोस्तों ये अवार्ड्स आपको ध्यान रखने। और साथ ही साथ रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला था? चलिए आंसर कीजिए, कब मिला था रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी अवार्ड? तो याद रखेंगे 1992 में मिला था। क्लियर है? तो ये सारे अवार्ड जो है ध्यान रखते हैं रस्किन बॉन्ड के। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था इनको 2024 में। ठीक है, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1992 में।
पद्मश्री मिला था 1999 में, पद्म भूषण मिला था 2014 में। क्लियर है। साथ ही साथ साहित्य अकादमी अवार्ड इनको किसके लिए मिला था पूछा जाता है। ठीक है, तो साहित्य अकादमी अवार्ड रस्किन बॉन्ड को 1992 में मिला था। किसके लिए मिला था? आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। ठीक है, आपने पढ़ा है आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, इसके लिए इनको मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड। क्लियर है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपने आंसर करना है हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी द आइज हैव इट। चलिए आंसर कीजिए। द आइज हैव इट स्टोरी को किसने लिखा है? शशि देशपांडे, अरुंधति रॉय, रस्किन बॉन्ड या फिर राजा राव। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 का दोस्तों रस्किन बॉन्ड का है। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द आइज हैव इट ये शॉर्ट स्टोरी है रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। चलिए 19 नंबर का आंसर करेंगे। विच नोवेल एक्सप्लोर द स्टोरी ऑफ उर्मी। चलिए कौन सा नोवेल है जो उर्मी पर जो है दोस्तों बेस्ड है? चलिए आंसर देखिए यहाँ पर शैडो प्ले, शिप्स दैट पास, द बाइंडिंग वाइन या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। किस नोवेल में उर्मी की स्टोरी है दोस्तों? मैंने बताया था आपको। ठीक है, और किसने लिखा है इसको? शशि, बताइए शशि देशपांडे का कौन सा नोवेल है यहाँ पर? ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है आपको? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? द बाइंडिंग वाइन। ठीक है, द बाइंडिंग वाइन दोस्तों ये नोवेल है, इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है शशि देशपांडे ने। शशि देशपांडे। क्लियर है। तो शशि देशपांडे का नोवेल है दोस्तों ये द बाइंडिंग वाइन, इसमें आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे द बाइंडिंग वाइन इज अ नोवेल रिटन बाय इंडियन ऑथर शशि देशपांडे। ठीक है, और साथ ही साथ आपको पूछा जा सकता है ये नोवेल जो है कब पब्लिश्ड हुआ था? ठीक है, ये पब्लिश्ड हुआ था दोस्तों 1993 में। ठीक है, द बाइंडिंग वाइन जो नोवेल है कब पब्लिश हुआ था? 1993 में हुआ था। किसका नोवेल है? शशि देशपांडे का। ठीक है, इसी में जो है आपका उर्मी जो है आपको देखने को मिलता है। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी क्वेश्चन। आपने आंसर करना है व्हाट इज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ हेमिंगवेज लास्ट नोवेल द ओल्ड मैन एंड द सी। चलिए आंसर कीजिए। द ओल्ड मैन एंड द सी किसका है? अर्नेस्ट हेमिंगवे का है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका बताना है आपको ओरिजिनल टाइटल इसका क्या था। ऑप्शन देखिए, फेयरवेल टू आर्म्स, द सी इन बीइंग, फेस्टा या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा बताइए 20 का राइट आंसर। व्हाट इज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ हेमिंगवेज लास्ट नोवेल द ओल्ड मैन एंड द सी। द ओल्ड मैन एंड द सी का ओरिजिनल टाइटल क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा द सी इन बीइंग। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द ओल्ड मैन एंड द सी का ओरिजिनल टाइटल क्या है? द सी इन बीइंग है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।